जय हिंद, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारे उड़ान एकेडमी में अधीक्षक की सीजीपीएससी, जिसमें आज जो फर्स्ट आपकी जो क्लास रहेगी वो छत्तीसगढ़ की रहेगी। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रहेगी बालकों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, है ना। अब देखिए, आपको सिलेबस पता होगा, है ना। जैसे कि हमारी यूट्यूब की साइट में जो वीडियो अपलोड है उसमें आपको सर के माध्यम से बारीकी से समझाया गया कि किस प्रकार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस ये सब आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जिसमें आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ की क्लास है उसमें 50 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा आपका छत्तीसगढ़, और बाकी जो 100 नंबर के हैं, मतलब जो 100 प्रश्न है वो रहेगा बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से आ रहे कितने प्रश्न? लगभग लगभग 50 प्रश्न। लगभग क्या उसने बता दिया है कि कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है। और टॉपिक भी बता दिया है ना, जो आपको पता है छत्तीसगढ़ का भूगोल, इतिहास, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि जो पेपर होगा 18 जनवरी 2026 को, है ना। लेकिन उसके पहले हमको अपनी तैयारी रखनी है। तो यहाँ पे एक चीज हमको देखना है कि किस टॉपिक से, है ना। अब जैसे यहाँ पे समझने के लिए देखिए, छत्तीसगढ़ को अगर मेनली देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है ना। अब उसमें जो सिलेबस है आपका, उसमें अर्थव्यवस्था भी है, भौगोलिक विस्तार भी है, जनौला भी है ना, साथ ही समसामयिकी भी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम मेनली देखें, है ना, छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से 4 भाग हैं। छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से कितने भाग? 4 भाग। पहला छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। दूसरा छत्तीसगढ़ का इतिहास। देखिए समय कम है भाई, समय हमारे पास कम है ना। तो उस कम समय में कितनी तैयारी और किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार के विषयों को सबसे पहले देखना है ना, किस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आएंगे, है ना, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं। छत्तीसगढ़ मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: भूगोल, इतिहास यानी कि हिस्ट्री। दूसरा है कला संस्कृति, नेक्स्ट पॉइंट है कला संस्कृति। और चौथा है प्रशासनिक तंत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक तंत्र। अब देखिए यहाँ पे जो तैयारी करेंगे, है ना, जो आप सब जुड़े होंगे, तो उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के ही लोग होंगे। एक जो पहले से सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, और दूसरे वो जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में। और जो बालकों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, जो दूसरा टॉपिक है ना, जिससे संबंधित 100 प्रश्न आएंगे वो। तो पहले वो लोग हैं जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, तो वो छत्तीसगढ़ के बारे में जान रहे हैं, है ना, कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, या कौन सा टॉपिक पढ़ा जाता है, कौन सा नहीं पढ़ा जाता, मतलब आपको पता है थोड़ा मोटा मोटा छत्तीसगढ़ के बारे में। और दूसरे वो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को यानी कि छत्तीसगढ़ टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्योंकि समय कम है, फिर से बोल रहा हूं समय कम है, तो दोनों को देखते हुए, दोनों प्रकार के लोगों को देखते हुए हम यहाँ पे अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 भाग हैं: छत्तीसगढ़ का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और प्रशासनिक तंत्र। तो जो आपका टॉपिक वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार, है ना, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना, तो वो सब इसी के अंदर समाहित है। ठीक। जैसे भूगोल की बात करें तो भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसका प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन। दूसरा अब प्राकृतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन की बात कर रहा
है ना, कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में, ये सब आगे चर्चा करेंगे। तो भूगोल के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्राकृतिक विभाजन के बारे में। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। अब प्राकृतिक विभाजन में जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार होता है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन होते हैं, वो सब इसी के अंदर समाहित रहे। ठीक है, तीसरा, छत्तीसगढ़ के पहाड़ पर्वत जितने भी हैं उसके बारे में, छत्तीसगढ़ के खनिज, छत्तीसगढ़ की नदियां, छत्तीसगढ़ की नदियां। ठीक, और क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन हो गया, मिट्टियां हो गया, पहाड़ पर्वत खनिज नदियां। ठीक है, सड़कों के बारे में, यानी कि परिवहन, अर्थात परिवहन। ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरा है ना, कौन सा सबसे लंबा स्टेट हाईवे है, सबसे छोटा कौन सा है, नेशनल हाईवे का विस्तार कहाँ से किस ओर गया है ना, रास्ते में कौन कौन से पर्यटन स्थल पड़ते हैं इत्यादि, कितने जिलों से होके गुजरता है, ये सब चीजें। ठीक है, सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पे क्या, कि भूगोल के अंतर्गत जो मेन टॉपिक है हमारा भूगोल, छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले जो पढ़ा जाता है वो भूगोल है। ठीक है, तो भूगोल में भी बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं कम से कम 5-6 ही टॉपिक लिखा हूं यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो कम समय में कितने टॉपिकों को कवर करना है, टॉपिक तो सब कवर करेंगे, लेकिन वहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेगा, पिछले एग्जाम में आए हुए, है ना, चाहे वो सीजीपीएससी हो चाहे व्यापम हो, उससे संबंधित आए हुए प्रश्न, उससे संबंधित आए हुए टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसकी चर्चा हम लोग अपनी क्लास में करेंगे। ठीक, अब अगर इतिहास की बात करें, तो इतिहास को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। ठीक है, इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3। कौन कौन सा, एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न, है ना, एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, प्राचीन मध्य और आधुनिक, इसमें बांटा गया है। अब अगर देखा जाए प्रश्न, प्रश्न सबसे ज्यादा किससे बनते हैं छत्तीसगढ़ के इस टॉपिक में, यानी कि इतिहास की अगर बात करें, है ना, और पिछले जितने भी आए हुए प्रश्नों को अगर हम देखें, चाहे सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, मुख्य रूप से सीजीपीएससी, तो अधिकतर आप देखेंगे, आप पाएंगे, अगर पिछला पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें किससे पूछा जाता है जी, सभी से पूछा जाता है मेनली, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिससे सर्वाधिक प्रश्न आएंगे, वो रहेगा आपका मॉडर्न। ठीक है, वो कौन सा रहेगा, मॉडर्न। ठीक, इसके बाद जो मिडिवियल, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, मॉडर्न को, सेकंड प्रायोरिटी किसको, मिडिवियल को, और थर्ड एंशियंट को। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट मॉडर्न है तो मॉडर्न को पहले पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर मिडिवियल फिर एंशियंट, नहीं, पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज, लेकिन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप लोग को कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो मॉडर्न जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एंशियंट में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ा जाता है, तो मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ भारत के संदर्भ में पढ़ा जाता है। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी जो शुरू से पढ़ा जाता है, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कैलियोलिथिक एज, ये सब, है ना, तो वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी इसको पढ़ा जाएगा, है ना, पाषाण काल। अब पाषाण काल के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले छत्तीसगढ़ में, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पाषाण काल, जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं, चितवा डोंगरी, अलग अलग स्थानों पे, है ना, कहाँ मिले हैं, खोज कब हुई, किसके द्वारा की गई, इन सब चीजों पे यहाँ पे चर्चा की जाएगी। कब, मतलब कौन सा टॉपिक पे, पाषाण काल पे। ठीक, इसके अलावा फिर अब जैसे जैसे इंडियन हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कि पहले कहाँ रहते थे लोग, तो जंगलों, नदियों के किनारे, तटों पर, गुफाओं में इत्यादि यहाँ पे रहते थे, फिर धीरे धीरे समूह बनाना चालू किए,
है ना, परिवार हुआ, समूह से फिर कबीले बने, कबीले से गांव बने, गांव से शहर बने, तो धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ, है ना। तो उसी तरह से जैसे भारत के संदर्भ में पढ़ा जाता है, वैसे इसको हम लोग छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये पढ़ी जाती है भारत में, ठीक है, एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ा जाता, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है, ठीक है, नहीं था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। प्रमाण नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई प्रूफ या एविडेंस छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए, तो इसे पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर देखें तो फिर रामायण काल, रामायण काल, महाभारत काल, फिर वैदिक काल, ठीक है, इन सब पे चर्चा की जाएगी, रामायण, महाभारत, वैदिक, है ना, ये सब। तो छत्तीसगढ़ का रामायण से क्या संबंध है, महाभारत से क्या संबंध है, इस प्रकार के प्रश्न आते भी यहां से। जैसे आप ही लोग को पता है, ठीक है, सबसे पहला, सबसे ये तो सर्वविदित है क्या, कि माता कौशल्या कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ की थी। साथ ही जो और भी देखो, दो तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे प्री प्लस मेंस में जो पढ़ाई होती है, ठीक है, उसी तरह से इसमें पढ़ा जाएगा, क्योंकि सीजीपीएससी है, ठीक है, क्वालिटी वाले प्रश्न यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो उस डीपली स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए कि श्रृंगी ऋषि आश्रम, है ना, तो श्रृंगी ऋषि आश्रम क्या महाभारत काल, रामायण काल से संबंधित है, तो हाँ है, बिल्कुल है। जो राम जी की बहन थी, है ना, अब कई जगह ऐसा वर्णन मिलता है, जिनका नाम क्या था, शांता। तो शांता जी का जो विवाह था, जो विवाह था, वो किनसे हुआ था, श्रृंगी ऋषि से ही हुआ था। और श्रृंगी ऋषि ने ही क्या किया था, राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिससे फिर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न छत्तीसगढ़ में, सॉरी, रामायण काल में इनकी चर्चा होती है, श्रृंगी ऋषि की। इसके अलावा लोमस ऋषि आश्रम, ये भी उस काल से संबंधित है, ठीक है। राजिम का जो कुलेश्वर महादेव है ना, ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने स्थापना की थी। वाल्मीकि आश्रम, लवकुश की जन्मस्थली, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे पर्यटन केंद्र है जो किससे संबंधित है, रामायण काल से संबंधित है। और एक बचपन में हम लोग, आप सब भी खेले होंगे, जो दादी नानियां खिलाती थी इस तरह से, क्या खिलाती थी, अटकन बटकन, दही चटाका, लौहा लाटा, बन में काटा, चल चल बेटी, गंगा जाबो गंगा ले गदौरी, पक्का पक्का बेल खाबो बेल के डारा, टूट गए सगे संबंधी छूट गए, ठीक है। और वो सगे संबंधी छूट गए की जगह और भी कुछ बहुत सारी चीजें अलग अलग बोल दी जाती हैं, लेकिन ये जो अटकन बटकन है ना, उसमें भी किसकी स्टोरी बताई जा रही है, उसमें भी रामायण काल के भगवान श्री राम की स्टोरी, मतलब उसको खेल खेल के माध्यम से बच्चों को वहां पे बताई जा रही है। अटकन बटकन दही चटाका, लौहा लाटा, बन में काटा, है ना, चल चल बेटी, गंगा जाबो गंगा ले गदौरी, यानी कि आप अगर उसको देखें तो उसमें यही है कि आपको पता है 14 वर्षों का वनवास हुआ था भगवान श्री राम को, जिसमें से 10 वर्ष अरण्य क्षेत्र यानी कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बीते थे। तो लौहा लाटा, बन में काटा, ठीक है, वन में जो कांटे होते हैं उससे फिर उनके जो पैर है वो लहूलुहान हो गए थे। गंगा से गोदावरी पड़ते हैं, गंगा यानी कि ऊपरी क्षेत्र, है ना, अयोध्या, सरयू नदी का तट, वहां से कहाँ गए, गोदावरी यानी कि दक्षिण की ओर, ठीक है। सगे संबंधी छूट गए, तो यहाँ सगे संबंधी छूट गए यानी कि वनवास हुआ, तो उनके माता पिता भाई सब छूट गए, परिवार छूटा था, तो वो स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे बताया जाता। तो उस तरह की डीप चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो ये इतने महीने में ही पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अपना टारगेट रहेगा कहाँ तक का, जनवरी, तो 18 जनवरी को आपका पेपर है ना, लेकिन दिसंबर तक का हमारा ये रहेगा कि कम से कम हम अपना 100% इसको दें। उसके बाद फिर क्या करें, आगे आए हुए प्रश्न और जो इंपॉर्टेंट है, जो रिवीजन वाला है, जो पुनरावृत्ति है, वो ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। उसके बाद महाभारत काल, वैदिक काल की बात किए,
महाभारत काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित है तो हाँ है, ठीक है। जो भीमा तालाब है ना, जो खल्लारी है ना, ये सब महाभारत काल से संबंधित है। शिशुपाल पर्वत, ठीक है, सहदेव ने इस क्षेत्र को जीता था, प्राग कौशल नाम दिया था, ये सब चर्चा आगे करेंगे। तो इससे अगर क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न आते हैं, है ना, लेकिन इसके आगे जो प्राचीन इतिहास जो हमारा छत्तीसगढ़ का है, उसमें जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे भारत के संदर्भ में देखिए मौर्य वंश, सातवाहन, इनसे भी प्रश्न मुख्य रूप से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे वंश, पर्वत द्वारक वंश, है ना, इत्यादि, ये सब आपको प्राचीन इतिहास में देखने को मिलेगा। अब देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कितने हैं, 50 है, और टॉपिक हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, टॉपिक हमारे पास बहुत सारे हैं और पढ़ने के लिए भी बहुत सारा है, ठीक है। तो मेन पिछला जो पेपर है ना, और आए हुए प्रश्न हैं, उनको एनालाइज करते हुए, उन टॉपिक को एनालाइज करते हुए आगे हम लोग चीजों पे चर्चा करेंगे। जैसे कि फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे 4 चीजें हैं, ठीक है, 4 हैं, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और प्रशासनिक तंत्र। तो अगर आप देखें, ठीक है, क्या कि सबसे ज्यादा प्रश्न अगर भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और प्रशासनिक तंत्र की बात करें, तो सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन चारों में, वो कौन सा है? अगर आप पहले भी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, है ना, तो आपको पता होगा ये चारों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये, ठीक है। सर्वाधिक प्रश्न यहां से उठाएगा, कहां से? कला और संस्कृति से, ठीक है। तो इससे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब वहां पे जो पेपर रहेगा वो इस तरह से सेट रहेगा कि कम से कम हर टॉपिक से 2-2, 3-3 प्रश्न या एक एक प्रश्न उठाया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं कि सर्वाधिक जो प्रश्न है वो आपकी कहां? कला एवं संस्कृति से, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर किससे? तो इतिहास, ठीक है, इतिहास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड भूगोल, और चौथा कौन सा? प्रशासनिक तंत्र। इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, भले चौथे नंबर पे प्रायोरिटी लिस्ट में है हमारे, लेकिन इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न आने ही आने हैं, पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये सब। तो आगे चर्चा करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो रामायण, महाभारत, वैदिक काल, मौर्य काल, सातवाहन, पर्वत द्वारक वंश, पांडु वंश, ये सब, है ना, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये सबको पढ़ा जाएगा, ठीक। मध्यकाल में इंपॉर्टेंट है आपका नागवंश, छिंदक नाग, फणी नागवंश, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? कलचुरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कलचुरी। यहां से एक ना एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, कहां से? कलचुरी से, ठीक है, मार्किंग कर लीजिएगा इसको, कलचुरी, कलचुरी से एक ना एक प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। उसके बाद आधुनिक इतिहास, कि अंग्रेजों का आगमन कैसे भारत में हुआ, वैसे छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ, है ना, किस तरह से हुआ, मराठा आए, मराठा के बाद फिर कौन? ब्रिटिशर, है ना, किस तरह से अपने पांव पसारे, ठीक। उसके बाद जो आंदोलन भारत में हुए, उसका प्रभाव हमको छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिला? भारत विभाजन हुआ 1905 में, 1919 रॉलेक्ट एक्ट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब का प्रभाव हमारे आधुनिक इतिहास में क्या रहा, ये सबको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। साथ ही जो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता है ना, जैसे मंगल पांडे जी के बारे में पढ़ा जाता है, भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा जाता है, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ा जाता है ना, वैसे ही छत्तीसगढ़ के कौन कौन क्रांतिकारी थे, है ना, इनके बारे में यहाँ पे विस्तार से पढ़ा जाएगा, किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 प्रकार के हैं, एक जिनको आप लोग में से, है ना, एक जो छत्तीसगढ़ पहले पढ़ चुके हैं तो उनको मोटा मोटी जानकारी है किस कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या टॉपिक है, और दूसरे वो जो फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट, इसी के बाद हम लोग अपनी क्लास भी चालू करेंगे। अब आधुनिक इतिहास में जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, है ना, और जो आंदोलन हुए उनकी सब चर्चा यहाँ पे की जाएगी। ठीक, साथ ही जो क्रांतिकारी हुए, कौन कौन सा आंदोलन, कौन कौन सा आंदोलन उनके द्वारा किया गया, उनको कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं, ये सबसे संबंधित प्रश्न आधुनिक इतिहास में आते हैं। जैसे मंगल पांडे जी की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है ना, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। भगत सिंह जी के बारे में हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है ना, उनके द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था। ठीक, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ते हैं तो चंद्रशेखर आजाद जी, या आजाद की उपाधि छत्तीसगढ़ में किसने ली थी, तो बालक बलीराम आजाद, परसराम सोनी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे की अगर बात करें तो वीर हनुमान सिंह, जिन्होंने वीर नारायण सिंह जी की मौत का क्या लिया था, बदला लिया था। ठीक है, अपने 17 साथियों के साथ। तो वीर हनुमान सिंह को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। तो इस प्रकार के प्रश्न आधुनिक इतिहास में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, साथ ही अंत में जो स्वतंत्रता है, ठीक है, कब मिला, ठीक है, उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहा। ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ राज्य बना, सॉरी, जब भारत को आजाद मतलब भारत जब आजाद हुआ, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में उसका क्या प्रभाव रहा, क्या उसके बाद भी आंदोलन होते रहे, किस रियासत में आंदोलन हुआ था, तो शक्ति रियासत में आंदोलन हुआ था। ये सब चीजों को इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, साथ ही रियासतों के बारे में, ठीक है, आजादी के बाद सिर्फ आजादी तक नहीं पढ़ा जाता, किसे, मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, रियासतों का विलीनीकरण, जैसे भारत में कितनी रियासतें थी, 562, है ना, 561, 562 जैसी रियासतें थी। तो छत्तीसगढ़ में कितनी थी, तो 14 रियासतें थी। उनका विलीनीकरण 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये सब चीजों को इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा हमारा, कला एवं संस्कृति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कला एवं संस्कृति के अंतर्गत, जो कि भूगोल में भी पढ़ा जाता है, जनजातियां। कौन सी, जनजातियां, जो ट्राइब्स हैं, उससे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। जनजातियां इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ठीक है, जनजातियां इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ट्राइब्स, ठीक, किन्हें कहा जाता है जनजातियां, जो दूरस्थ दुर्गम स्थानों पर रहती हैं। ठीक है, आदिवासी बोले या वनवासी बोले या वन्य जाति बोले या आदिम जाति बोले, लेकिन यही जनजाति जब संविधान के दायरे में आ जाती है तो क्या कहलाती है, अनुसूचित जनजाति कहलाती है, शेड्यूल ट्राइब कहलाती है। ठीक है, तो इनकी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियां हैं, तो 42 हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी हैं, 7। उनका रहन सहन, उनका खान पान। ठीक है, और देखो, पढ़ना बहुत सारा है, पढ़ना बहुत सारा है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में कैसे पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस किसको देनी है। ठीक है, पूरा एनालाइज करते हुए, सभी एग्जाम का एनालाइज करते हुए, है ना, अभी की जो परंपरा है पूछी जा रही है, ठीक है, जो सीजीपीएससी में है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो समय बचा है हमारे पास तैयारी का, उसमें ये तैयारी करेंगे। ठीक है, एक स्मार्ट वे में तैयारी करना है भाई। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, क्योंकि 2 टॉपिक हैं आपके पास, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जो कि 100 का है। ठीक है, तो उसको भी आपको मेनली फोकस करना है। ठीक है, लेकिन इसे भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस टॉपिक में, यानी कि छत्तीसगढ़ के टॉपिक में स्मार्ट वे में तैयारी करेंगे हम। ठीक है, स्मार्ट वे में मतलब जो पुराने क्वेश्चंस हैं और अभी की जो परंपरा है जो पूछी जा रही है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर वे में स्मार्ट तैयारी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना। अगर आप कंटिन्यूएशन बना हुआ है, आपका कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो यहाँ पे आपको तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बताते चल रहा हूं यहाँ पे, कला संस्कृति में जनजातियां। इसके अलावा
और क्या इंपॉर्टेंट है? छत्तीसगढ़ के लोकगीत, ठीक। दूसरा लोक नृत्य, तीसरा लोक नाटक या लोक नाट्य, चौथा लोक गाथा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक गाथा, इससे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। लोकगीत, जस गीत, सुहा गीत, ठीक है, पचरा गीत, पंथी कर्मा गीत, ये सब छत्तीसगढ़ के लोकगीत फोक सॉन्ग्स में आएंगे। फोक डांस में क्या क्या आएगा? लोक नृत्य में, ठीक है। तो जो गीत में आप लिखे, जैसे कर्मा गीत लिखे, कर्मा नृत्य, ठीक है, राउत नाचा, सुहा नृत्य, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। लोक नाट्य से प्रश्न आते हैं, ठीक है, फोक थिएटर, नाचा, गम्मत, ये सब, ठीक। लोक गाथा से प्रश्न आते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक गाथा कौन कौन सी है, तो गिन के 4 है मुख्य रूप से। कौन कौन सी? पंडवानी, भरथरी, ठीक है, लोरिक चंदा और ढोला मारू, ठीक है। जिसमें से 3 जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की हैं। ढोला मारू मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का नहीं है, वो राजस्थान से आया हुआ है, ठीक है। तो इससे भी प्रश्न आता है कि राजस्थान से कौन सी लोक गाथा राजस्थान से आई हुई है, तो कौन सी? तो ढोला मारू। कैसी लोक गाथा है ये ढोला मारू? तो प्रेम गाथा है ये, ठीक है। जैसे रोमियो जूलियट के बारे में पढ़ते हैं, हीर रांझा, शीरी फरहाद, लैला मजनू, है ना। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो प्रेम से संबंधित प्रेमी युगल जो थे वो कौन थे? लोरिक चंदा। तो वैसी यहाँ पे यानी राजस्थान में है ढोला मारू। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में की जो लोक गाथा है ढोला मारू मुख्य रूप से कहाँ से आई है? तो कहाँ से आई है? राजस्थान से आई है। किनके द्वारा लाई गई है? तो कुम्हार जाति, ठीक है। किनके द्वारा लाई गई है? कुम्हार जाति, ठीक है। पंडवानी से प्रश्न आते हैं, ठीक है। जो खड़े होकर गाया जाता है, जो बैठकर गाया जाता है, उसके कलाकार कौन कौन से हैं, है ना। तो ये सब चीजों पे हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक गाथा, पर्व एवं त्योहार, छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्योहार, इन पर चर्चा की जाएगी। क्या होता है जी पर्व एवं त्योहार? अगर आपसे पूछा जाए, लिखे तो साथ में है पर्व और त्योहार, लेकिन होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है पर्व और त्योहार में? जो लाइव जुड़े हैं बताइए, पर्व एवं त्योहार में क्या डिफरेंस है? तो अगर दोनों में सामान्य सा एक अंतर बोले पर्व एवं त्योहार में, तो एक सामान्य सा अंतर यही है क्या, कि जो पर्व है वो निश्चित तिथि को होता है, यानी कि एक दिन का होगा वो, कौन सा? पर्व। और त्योहार भी एक निश्चित तिथि को होगा, लेकिन वो एक दिन का नहीं, वो कम से कम 2 से 3 दिन यानी कि लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो पर्व जो है एक निश्चित तिथि को होता है, एक दिन के लिए होगा। त्योहार जो कि लंबा चलने वाला प्रोसेस है। अब भले हम लोग बोल देते हैं कि ये पर्व है, लेकिन एक्चुअल में वो त्योहार होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पर्वत और पहाड़ में भी थोड़ा सा बोल देते हैं, सिहावा पर्वत, है ना, लेकिन है क्या वो? पहाड़। पहाड़ छोटा रूप है, पर्वत बड़ा रूप है, ठीक है। तो वैसी लगभग दोनों समान लग रहे हैं, लेकिन पर्व और त्योहार में भी वैसे ही डिफरेंस है जैसा पर्वत और पहाड़ में है। पर्व जो है वो एक निश्चित तिथि को होगा, एक दिन के लिए होगा। त्योहार एक दिन का नहीं होता, कम से कम 2 या 3 दिन, यानी एक से अधिक दिन के लिए जो होगा वो त्योहार कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व, लोक पर्व, त्योहार, ये सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको हिंदी के जो महीने हैं, है ना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ और फागुन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, है ना। तो उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर और क्या पूछा जाता है कला संस्कृति के अंतर्गत? छत्तीसगढ़ की जो खान पान है, खान पान से प्रश्न आते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे हरेली की बात करें, ठीक है। हरेली जो हमारा पर्व है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो हरेली के दिन मुख्य रूप से कौन सा व्यंजन बनाया जाता है ना। तो आपको पता ही है, चीला, मीठा चीला, गुलगुल भजिया, ये वो पर्व, मतलब वो तो कभी भी बना सकते हैं, कभी भी खा लेंगे, लेकिन उस त्योहार को, मतलब उस पर्व में वो
पर्टिकुलर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि किस त्योहार के दिन कौन सा व्यंजन मुख्य रूप से बनाया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? खान पान के अंतर्गत। दूसरे प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं खान पान में कि जो प्रमुख व्यंजन है, जैसे तस्मई है, जैसे खुरमी है ना, तो क्या खुरमी मैदा से बनाया जाता है? क्या खुरमी चावल आटे से बनाया जाता है? क्या खुरमी गेहूं आटे से, मतलब गेहूं आटे से बनाया जाता है, गुड़ से बनाया जाता है, कि शक्कर से बनाया जाता है, कि खांड से बनाया जाता है? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दूसरे प्रकार में। और तीसरा प्रकार वो है जो जहां का फेमस है, जैसे कि अगर एक बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, जैसे कि एक प्रश्न ये है कि खान पान से तीन प्रकार का बताया ना टॉपिक। पहला, एक निश्चित पर्व या तिथि में कौन सा व्यंजन बनाया जाएगा। दूसरा, वो व्यंजन किस प्रकार के खाद्य पदार्थों से बनता है, दूसरे प्रकार के प्रश्न ये पूछता है। और तीसरा, कि पर्टिकुलर किसी मंदिर का या कोई जगह का कौन सा खान पान प्रचलित है या मशहूर है या प्रसिद्ध है। जैसे एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राजिम, राजिम में आपको पता ही है किनका मंदिर है, विष्णु जी को समर्पित राजीव लोचन मंदिर। तो राजीव लोचन मंदिर के प्रसाद का नाम क्या है, मतलब कौन सा प्रसाद मुख्य रूप से उनको दिया जाता है भक्तजनों को। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तीसरे नंबर पे। तो कौन सा प्रसाद दिया जाता है जी, बताइए कमेंट में। चलिए, पीडिया, है ना, पीडिया समझता है ना, जान रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो खान पान से भी किस प्रकार के प्रश्न, तो तीन प्रकार के प्रश्न, पर्व त्योहार, लोक गाथा, लोक नाट्य, ये सब। ठीक, इसके बाद महिलाओं से संबंधित जो आभूषण है, ठीक है, आभूषण ये पढ़ा जाएगा कि पैर में पहनने वाले कौन से हैं, कान में पहनने वाले कौन से हैं, है ना, नाक मुड़ी कहाँ पे पहना जाता है, नथनी कहाँ पे पहना जाता है, लौंग लता कहाँ पे पहना जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा अब जैसे जो व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से उसमें पढ़ा जाता है मुहावरा, लोकोक्तियां। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ी व्याकरण पढ़ाया जाता है तो उसमें मुहावरा लोकोक्तियां हैं। तो आपके जो सिलेबस है ना, जो आपका जो अधीक्षक का जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ वाले में, तो उसमें मुहावरे और लोकोक्तियां भी हैं। तो उन मुहावरों और लोकोक्तियों को छत्तीसगढ़ से संबंधित ना, उनको भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। किसके अंतर्गत? कला एवं संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान से सब, फिर से बोल रहा हूं भाई, डरा नहीं रहा हूं। ठीक है, टॉपिक बहुत सारा है पढ़ने का, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको जो यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जो यहाँ से बताया जाएगा, चाहे छत्तीसगढ़ के टॉपिक में, चाहे बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में, तो उसमें आपको कम समय में कैसा स्मार्ट वे में तैयारी करनी है, कैसी करनी है, कितने चीजों से डील करना है, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा अच्छे से। ठीक है, बशर्ते आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। ठीक है, तोड़ना नहीं है लिंक। अगर टारगेट आपने चुन लिया है कि इस बार अधीक्षक का पेपर निकालना है, देना है मुझे, और निकालना भी है, क्रैक भी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो कला संस्कृति इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा यही है। सेकंड इतिहास है, थर्ड भूगोल है, और चौथा है कौन सा, प्रशासनिक तंत्र। ठीक है, अब इस प्रशासनिक तंत्र में दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा, ग्रामीण व्यवस्था, जिसको अगर ग्रामीण व्यवस्था ना लिख के हम पंचायती राज लिखे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, क्या, पंचायती राज। चलिए, कोई भी दिक्कत रोक नहीं पाएगा, पंचायती
राज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज, है ना। अब इसमें पंचायती राज में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, है ना, कैसे चुनाव होते हैं इसमें, ठीक है, मुखिया कौन होता है, महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, शपथ कौन दिलवाता है, शपथ कब होता है ना, ये सब चीजें पंचायती राज के अंतर्गत पढ़ी जाएंगी। लेकिन फिर से वही बोल रहा हूं क्या कि समय कम है, तो इसको इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट है पढ़ा देखिए, डिटेल आप जब पढ़ेंगे, है ना, जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाया डिटेल में जा रहा है। लेकिन मैं या क्लास के द्वारा जो आपको बताया जाए क्या कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मेनली फोकस करना है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो पंचायती राज में यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जिला पंचायत से संबंधित, जनपद पंचायत से संबंधित, ग्राम पंचायत से संबंधित, अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है ना, ये सब चीजें हम पंचायती राज के अंतर्गत पढ़ेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है क्या, नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, ठीक है। जैसे गांव में चुनाव होते हैं, वैसे ही जो हमारे शहर, ठीक है, जैसे वहां पंच होते हैं गांव में, यहाँ कौन होता है, तो पार्षद होते हैं। वहां कौन होता है, सरपंच। यहाँ कौन होता है, तो महापौर। तो महापौर का चुनाव कैसे होता है, पंचों का कैसे होता है, कौन कौन सी समितियां होती हैं, है ना, तो कौन कौन सी मुख्य प्रमुख रूप से कमेटी होती है, कितने सदस्य होते हैं, ये सब की चर्चा इसमें की जाएगी। एक टॉपिक आपका अर्थव्यवस्था वाला भी था, जो कि भूगोल के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन सी, अर्थव्यवस्था, अलग से नहीं है ये सब इसी टॉपिक के अंतर्गत है, जो आप सिलेबस में देख रहे हैं ना, जो आप सिलेबस में देख पा रहे होंगे, ठीक है, वो सब इसी के अंतर्गत है ना। जो आपको 6 से 8 टॉपिक दिए हुए हैं वो सब इसी में है, ठीक है। और उसमें तो बहुत सारा छूटा भी होगा, वो इसमें हम कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे, है ना, फिर से बोल रहा हूँ, 2 प्रकार के लोग हमसे जुड़े हैं, आप सब हैं। पहला, जो छत्तीसगढ़ पहले पढ़ चुके हैं, उनको मोटा मोटा पता है कि भूगोल में क्या पढ़ा जाता है, वो पढ़े भी हैं, इतिहास में क्या पढ़ा जाता है, कला संस्कृति में और प्रशासनिक तंत्र में। लेकिन और दूसरे प्रकार के लोग वो जो पहली बार छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्लास कराई जाएगी, ठीक है। पहला, जो नहीं पढ़े, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़, उनको ध्यान में रखते हुए चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। और दूसरा, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए होगा रिवीजन यहाँ पे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक उठाया जा रहा है ना, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ में हमको कितनी चीजों से जूझना है, कितनी चीजों से यहाँ पे डील करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 1 मिनट और इसी में ही, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको क्या बताया, छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के अनुसार 4 भागों में बांटे। कौन कौन सा, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और प्रशासनिक तंत्र, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताया आपको कौन सा, कला एवं संस्कृति, सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक प्रश्न आने वाले कला संस्कृति से। दूसरा इतिहास, दूसरा कौन सा, इतिहास। और इतिहास में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट, आधुनिक, ठीक है। और उसके बाद फिर मध्य, और मध्य के बाद फिर प्राचीन, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका भूगोल, है ना, भूगोल के बाद फिर प्रशासनिक तंत्र, प्राचीन सॉरी पंचायती राज और नगरीय निकाय, ठीक है। लेकिन जब पढ़ा, अब देखो मैं तो ये बता दिया कला संस्कृति सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इतिहास है, उसके बाद भूगोल है, फिर प्रशासनिक तंत्र। इंपॉर्टेंट मतलब जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सर्वाधिक उठाता है, तो ये। अब कई लोग के माइंड में आ रहा होगा सर कला संस्कृति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट भी कहाँ से करना चाहिए हमको, क्लास की शुरुआत कला संस्कृति से करनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वो ज्यादा है सबसे। लेकिन मैं फिर से उसी में आऊंगा, 2 प्रकार के लोग वाले में, एक जो पढ़ चुके हैं और एक जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो और बाकी लोग के लिए भी शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग, भूगोल से करेंगे, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, बेसिक से, भूगोल से। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कला संस्कृति हम लोग स्टार्ट भी कर दिए,
है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो कला संस्कृति पहले पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल जैसे गंगा दशहरा, ठीक है, गंगा दशहरा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आ गया, है ना। और नए लोग जुड़े हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आएगा, है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगी। समझ आएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। और बाकी जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो इजी पड़ेगा कि गंगा दशहरा कहाँ, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में मनाया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में। इधर मुख्य रूप से नहीं मनाया जाता, मध्य और दक्षिण में, ठीक है, मुख्य रूप से। अब मनाने वाले मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नहीं मनाया जाता, क्योंकि गंगा जो है छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग, है ना, वहां से पास पड़ती है, और यूपी और बिहार वाला जो क्षेत्र है वहां पे मुख्य रूप से गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो वहां से जो टच है हमारा, यूपी बिहार झारखंड, बिहार से तो नहीं करता हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, तो यूपी और झारखंड से जो करता है, तो वहां के अब लोगों से संस्कृति का आदान प्रदान तो होता ही है, तो वहां पे मुख्य रूप से गंगा दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। तो अब उसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल समझना पड़ेगा, है ना। तो शुरुआत हम किससे करेंगे, भूगोल से ही करेंगे। भले कला संस्कृति इंपॉर्टेंट है ना, सर्वाधिक प्रश्न इससे आते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से होगी, भूगोल से होगी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम भले इतिहास और कला संस्कृति और प्रशासनिक तंत्र करें, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे, भूगोल से। और भूगोल में भी बेसिक, एकदम बेसिक, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ से शुरुआत करेंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा, है ना, डिटेल में। ऐसा नहीं कि 50 नंबर का है या फिर कम टाइम है, 2 महीने में तो साइंस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, साइंस हो जाएगा करके, है ना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताया आपको हर टॉपिक, दोनों टॉपिक, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हो, हर चीज को गहराई से और बारीकी से ही बताया जाएगा। भले आपके पास, हमारे पास टाइम भले 2 महीने का है, 2 महीना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अपना, अब ये तो निकल गया त्योहार में, है ना, जो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर, त्योहार में निकल जाएगा, कहीं ना कहीं बिजी हो ही जाओगे, ठीक है। घर में मम्मी लगा देगी, किसमें, चलो थोड़ा सा कमरा साफ करना है, झाड़ू पोंछ दो, है ना, इस तरह की चीजें। तो ये तो निकल ही जाएगा, पढ़ने वाले इसमें भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हटा देते हैं। तो बचे कौन कौन सा, नवंबर और दिसंबर, मुख्य रूप से 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। और पेपर कब है हमारा, पेपर है 18 जनवरी, यही है ना, 18 जनवरी। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, 1 जनवरी, 1 जनवरी तक हम अपना ये जो 4 है वो डिटेल में कंप्लीट करें, ठीक है। मेहनत इधर से भी होगी और उधर से डबल होनी चाहिए, ठीक है, मेहनत इधर से तो होगी होगी, उधर से डबल होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बैठेंगे आप, है ना, तो वो जो कंसिस्टेंसी है, जो कंटिन्यूटी है, वो जो डेडिकेशन है, वो आपको इन 2 महीने में दिखाना पड़ेगा। तो 1 जनवरी तक का हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे टारगेट रहेगा। बाकी टाइम पुनरावृत्ति रहेगी भाई, पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन रहेगा, ठीक है, कि जो हम इन 2 महीनों पे पढ़े हैं ये 4 टॉपिक्स को डिटेल में, जो प्रॉपरली, जो स्मार्ट नोट्स बनाए हैं, बार बार बोल रहा हूँ स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, 4 या 6 महीना नहीं है, सिर्फ 2 महीने हैं, है ना। तो उसमें कैसा प्रिपेयर करना है, किस प्रकार के नोट्स आपको किस प्रकार के नोट्स हमको बनाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ कहाँ से उठाएगा, उसको मार्किंग करते हुए, वो सब चीजों को यहाँ पे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो टारगेट रहेगा कौन सा, 1 जनवरी, और बाकी जो टाइम रहेगा वो किस में जाएगा, रिपीटेशन में, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मोटा मोटा आप समझ चुके हैं, खास करके नए लोग जो फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे वो लोग, कि हमको कितनी चीजों से डील करना है, क्या क्या पढ़ना है ना, ये सब चीजें हम लोग छत्तीसगढ़ में देखेंगे। चलिए, अब 15 मिनट का टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक हो जाएगा, जैसे एक टॉपिक अगर देखें हम, मैं बोला, फिर से बोल रहा हूँ, कला संस्कृति इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन स्टार्ट हम भूगोल से करेंगे। जब हम अपने क्षेत्र के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी ना, इसलिए भूगोल शुरुआत में पढ़ेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कौन सा, नामकरण, है ना, छत्तीसगढ़ का नामकरण। अब देखो,
छत्तीसगढ़ का नामकरण बेसिक है ना। अब जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, सबका नाम है ना। घर में अलग नाम से बुलाया जाता होगा, लड़कियों को छोटी, रिंकी, पिंकी, लड़कों को बिट्टू, सोनू, मोनू, है ना, ये सब। ठीक है, वैसी छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, क्या कारण था, ठीक है, उन कारणों पे चर्चा करेंगे। शुरुआत से क्या रहा, क्या प्रमाण मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, वो सब चीजें। फॉर एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ का नामकरण में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रामायण का। अब मेनली ये सब लोगों को पता है क्या कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, दक्षिण कौशल कहा जाता था। इजी है, सब जान रहे हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़े वो भी जान रहे हैं, जो पढ़े वो भी जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिटेल में थोड़ा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल जैसे किए थे छत्तीसगढ़ का, मतलब जो शुरू से बोलते जा रहा हूँ, डिटेल डिटेल डिटेल, तो डिटेल में ही जाएंगे, है ना। तो रामायण काल में मेनली छत्तीसगढ़ को, जैसा आपको पता ही है, क्या कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, तो दक्षिण कौशल। क्यों कहा जाता था, आगे चर्चा करेंगे। बस्तर को क्या कहा जाता था, तो दंडकारण्य। बस्तर को क्या कहा जाता था, दंडकारण्य। अब ये टॉपिक को चालू करने से पहले रामायण काल की बात किए हैं, तो रामायण किसने लिखा, किनके द्वारा लिखा गया है, तो सब जान रहे हैं किनके द्वारा लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। ठीक है, दूसरा प्रश्न सभी जो जुड़े हैं उन लोग से, रामचरित किसने लिखा है, रामचरित किनके द्वारा लिखा गया है, बताइए, रामचरित किनके द्वारा लिखा गया है। तो अधिकतर लोग के माइंड में आ रहा होगा, सर रामायण किसने लिखा, तो वाल्मीकि जी ने लिखा, है ना, और रामचरित किसने लिखा है, तो पता ही है सर, इजी क्वेश्चन है, काहे पूछ रहे हो, गोस्वामी श्री तुलसीदास। नहीं, मैं रामचरित मानस नहीं बोला, रामचरित बस बोला। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, राम, हाँ देखो आ गया आंसर तुलसीदास जी करके। तो रामचरित मानस किसने लिखा है, मानस की अगर बात कर दे रहा है, रामचरित मानस, तो मानस बोलेंगे तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। लेकिन मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, रामचरित की। रामचरित, ये भी क्वेश्चन है जी पीएससी का। एक है राम चरितमानस और एक है रामचरित। तो रामचरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी। ठीक है, मैं अब देखो, मैं फिर से शुरू से यही बोल रहा हूं कि डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे और आए हुए क्वेश्चंस को भी देखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि रामचरित किसके द्वारा लिखा गया, तो फिर से अगर ये क्वेश्चन पूछ दे और ऑप्शन में तुलसीदास जी हो तो तुलसीदास मत मार देना कि रामचरित किसके द्वारा लिखा गया, आंख मूंद के मार दिया तुलसीदास जी, नहीं। मानस अगर दे रहा है, रामचरित मानस, तो तुलसीदास जी। और रामचरित, और रामचरित की बात करें तो संध्याकर नंदी। सर सीजी के लिए कौन सी बुक से पढ़ना है, सीजी के लिए कौन सी बुक से पढ़ना है, हाँ, जैसे अगर आपको कोई बुक प्रेफर करनी है, ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू बने हुए हैं, है ना, तो नोट्स में ही आपके प्रॉपरली चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएंगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। और दूसरा, आपके पास एक ना एक बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, कोई एक पब्लिकेशन का नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई एक पब्लिकेशन का नहीं, जैसे बहुत सारे पब्लिकेशन है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाइए, बुक स्टोर में जाइए, बुक स्टोर में जाइए, दो तीन जो मेन पब्लिकेशंस हैं उसके बुक निकलवाइए, सबको खोलिए, है ना, और उसके बाद जिसकी भाषा आपको सही लगे, जिसकी भाषा आपको सही लगे, सही लगे का अर्थ यह है कि जो आपको मतलब जल्दी कैच हो, है ना, तो उसको आप प्रिफर करना। ठीक है, अब मैं किसी एक बुक का नाम ले दूं कि ये बुक को पढ़ो, है ना, और आपका दोस्त या आपके परिचित वाले बोल रहे हैं कि नहीं, अरे कौन सा बुक पढ़ रहे तू, ये वाला बुक नहीं, ये वाला बुक पढ़। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे, क्योंकि मटेरियल सब में सेम है भाई, है ना, मटेरियल सब में सेम है, किसी बुक में कोई ना कोई ऊपर तो कोई नीचे ऐसा है ना, किसी में 2 पॉइंट ज्यादा होंगे, किसी में 2 पॉइंट कम होंगे, यही डिफरेंस है, लेकिन मेन यही है। अब जैसे ये है दक्षिण कौशल, तो सभी बुक में यही दिया है, चाहे आप दूसरी पब्लिकेशन के लिए, चाहे कोई भी पब्लिकेशन के लिए, उसमें टॉपिक वही रहेगा, है ना। छत्तीसगढ़ का अक्षांशी देशांतर विस्तार, इस बुक में भी यही रहेगा, दूसरी बुक में भी वही रहेगा।
ठीक है, छत्तीसगढ़ को रामायण काल में दक्षिण कोसल बोलते थे। ठीक है, इस बुक में भी वही रहेगा, दूसरी बुक में भी वही रहेगा, बशर्ते हमको कौन सी बुक ज्यादा, है ना, समझ पा रहे हैं, हम कैच किसको कर पा रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा यहाँ पे थोड़ा मायने रखता है। और एक बुक आप लीजिएगा ही, ठीक है, लीजिएगा मतलब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी? ग्रंथ अकादमी की बुक। कौन सी बुक? ग्रंथ अकादमी। अब ग्रंथ अकादमी में बहुत सारी बुक्स आती हैं। ग्रंथ अकादमी समझ गए, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी। अब इसकी बुक बनना बंद हो गई है। ठीक है, मार्केट में जाएंगे आप तो इससे संबंधित आपको फोटो कॉपी मिलेगी, जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, है ना, ये सब। तो आपके पास एक ना एक बुक ग्रंथ अकादमी की होनी चाहिए। बाकी आपके पास जो बुक है कोई भी पब्लिकेशन की, है ना, तो वो आपके पास होगी ही होगी, है ना, और कैसे लेनी है वो भी बता दिया, है ना। और एक बुक आपकी किसकी होनी चाहिए? ग्रंथ अकादमी की। अब मेरे ख्याल से ये बुक आप ज्यादा, इनकी बुक, ग्रंथ अकादमी की बुक ले लोगे तो बाकी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दावापत्ति समझते हैं, दावापत्ति जान ही रहे हैं, है ना। जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या गलत आंसर ले लिया जाता है आयोग के द्वारा, तो आप फलानी पब्लिकेशन की बुक या कोई भी पब्लिकेशन की बुक को उठा के नहीं बता बोलेंगे कि सर इसमें तो ये आंसर दिया है, वो ऑथेंटिक को ही मानेगा। तो अगर ऑथेंटिक की बात करें तो ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, राम कुमार बिहार, एल.एन. वर्मा, टी.के. वैष्णव, है ना, इनकी बुक्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बुक नहीं मिलेगी ये भी बता दे रहा हूँ, फोटोकॉपी ही मिलेगी। तो अगर आप मुझसे बुक पूछोगे तो मैं तो यही बोलूंगा भाई कि आप ग्रंथ अकादमी की बुक फॉलो कीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको अलग पब्लिकेशन की बुक फॉलो करनी है तो उसके लिए भी आपको बता दिया, 2-4 पब्लिकेशन की बुक देखिएगा, उसमें इजी जो आपको समझने में जो इजी लगे आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसको खरीद लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर बोले तो ग्रंथ अकादमी। क्लियर है अंसारी जी? चलिए ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, तो क्या बता रहा था? तो 3 चीजें हैं, रामायण वाल्मीकि जी, रामचरित मानस बोल दिया तो तुलसीदास, और रामचरित बोले तो संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी जो कि आया हुआ प्रश्न है, संध्याकर नंदी ने क्या लिखा है? तो रामचरित लिखा है। ठीक, उसके बाद दक्षिण कोसल, इसको आगे चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल क्यों बोलते हैं। इसके बाद क्या है? दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य। अब दंडकारण्य बस्तर को कहा गया, इसके पीछे भी 2 से 3 रीजन है। पहला, कई इतिहासकार मानते हैं कि जो दंडकारण्य है 2 शब्दों से मिलकर बना है, दंड यानी कि घना, घना, और अरण्य मतलब वन या जंगल। तो जो रामायण काल में बेहद, हाँ क्लियर है सर, थैंक यू, ठीक है। चलिए, तो क्या बता रहा था? हाँ, दंडकारण्य, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि दंड यानी कि बेहद सघन, यानी मतलब बेहद डेंस, है ना, बेहद घना जंगल था ये। ठीक है, इसलिए इसे दंडकारण्य माना गया, पहला रीजन कई इतिहासकारों के अनुसार। दूसरा, कई इतिहासकार क्या मानते हैं कि प्राचीन काल में दंड और वन यानी कि जंगल, प्राचीन काल में क्या करते थे, जो राजा महाराजा होते थे वो दंड देने के लिए, सजा देने के लिए इस जंगल में छोड़ देते थे, खुला छोड़ देते थे। तो यहाँ के जितने भी जंगली जानवर हैं, जो राक्षस थे, है ना, जिसका संहार बाद में फिर राम जी और उन्होंने किया, खरदूषण वध और जितने भी राक्षस थे उनका। ठीक है, तो यहाँ पे बेहद घना जंगल था, उसमें बेहद जो खतरनाक जानवर थे, जो राक्षस थे, वो यहाँ पे निवास करते थे, दंड देने के लिए छोड़ देते थे। दंड यानी कि सजा देने के लिए छोड़ देते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? दंड कहा गया, दंडकारण्य कहा गया। और जो तीसरा रीजन के लोग मानते हैं कि यहाँ पे दंडक राजा थे जो बाद में ऋषि बन गए, उनका क्षेत्र था, है ना, और वो इस वन में निवास करते थे, तो उन दंडक के कारण इसका क्या नाम पड़ा? दंडकारण्य पड़ा, ऐसा कई मानते हैं। तो 3 रीजन आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहने के पीछे, घना वन, दूसरा दंड यानी कि सजा देने के कारण, और तीसरा दंडक जी के कारण। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल क्यों कहा गया? तो यहां पे एक बुक का नाम आपको याद रखना है, कोसल खंड। कौन सी बुक?
कोसल खंड। ठीक, कौन सी बुक? कोसल खंड। तो एक छोटा सा समझने के लिए मैं ये आज का भारत है। रामायण और महाभारत काल में जो भारत था, है ना, वो तो बहुत बड़ा था, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, ईरान इराक तक उसकी सीमाएं थी, नीचे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये पूरा भारत का एरिया था। ठीक है, ये आज के समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो कोसल खंड एक क्या है? ग्रंथ है, एक किताब है, एक बुक है। कौन सी? कोसल खंड। ठीक है, अब उस कोसल खंड से क्या जानकारी मिलती है कि विंध्याचल पर्वत, कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत कहाँ है? तो आपको पता है, ये जो मध्य प्रदेश वाला एरिया, छत्तीसगढ़ का, मतलब भारत का बीच वाला क्षेत्र, ये विंध्याचल यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, अब दक्षिण कहाँ पे होगा? ऊपर तो नहीं होगा, नीचे ही है दक्षिण। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक जगह है जिसका क्या नाम है? नागपत्तन। कौन सी जगह है? नागपत्तन। ठीक, फिर से बोल रहा हूं, कौन सी बुक से हमको ये जानकारी मिल रही है? कौन सी ग्रंथ से? तो कोसल खंड से। कोसल खंड से क्या जानकारी मिल रही है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक जगह है जिसका क्या नाम है? नागपत्तन। क्या नाम है? नागपत्तन। नागपत्तन के पास एक राजा राज करता था जिसका नाम क्या था? कोसल। नागपत्तन के पास एक राजा राज करता था जिसका नाम क्या था? कोसल नाम था। ठीक है, और उसी कोसल ने क्या किया? फिर धीरे धीरे अपने प्रताप से साम्राज्य स्थापित किया, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो उसी कोसल के नाम से इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? कोसल कहा गया। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? कोसल। दक्षिण कोसल नहीं, क्या कहा गया? कोसल। और उन्हीं कोसल के वंश में हुए राजा भानुमंत। कौन हुए? राजा भानुमंत। और भानुमंत की ही पुत्री कौन हुई? माता कौशल्या। ठीक है, तो ग्रंथ कौन सा? कोसल खंड। कोसल खंड से क्या जानकारी मिल रही है कि एक दिन में कितना क्लास होगा सर? एक दिन में आपकी 2 क्लासेस होंगी। जो 2 टॉपिक है आपके मेन, तो 2 क्लास होगी, छत्तीसगढ़ की और बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की। तो ये जस्ट क्लास खत्म होगी, इसके बाद जस्ट आपकी बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, वो आपको उसकी क्लास होगी जस्ट इसके बाद। तो क्या बता रहा था? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन एक जगह है। ठीक है, एक स्थान है, उसके पास एक राजा राज करता था जिसका नाम क्या था? कोसल। उसने अपने प्रताप से साम्राज्य स्थापित किया, बहुत बड़ा विस्तार किया उसने साम्राज्य का, है ना। और उसी कोसल के नाम से इस क्षेत्र का नाम कोसल पड़ा। और उन्हीं कोसल के वंश में हुए राजा भानुमंत। भानुमंत की पुत्री कौन हुई? माता कौशल्या। और माता कौशल्या का विवाह किनके साथ हुआ? आपको पता ही है, राजा दशरथ जी के साथ, है ना। अब माता कौशल्या के कोई भाई बहन नहीं थे। ठीक है, अब भाई बहन ना होने के कारण क्या हुआ? अब भाई होता तो कोसल क्षेत्र उनको मिल जाता, है ना। अब नहीं है, तो उनके पिता जो भानुमंत थे, उन्होंने ये क्षेत्र किसको दे दिया? कौशल्या माता को दे दिया, यानी कि राजा दशरथ को मिल गया। तो राजा दशरथ इस कौशल क्षेत्र के क्या बने? राजा बने। ठीक, अब राजा दशरथ के बाद कौन हुए? भगवान श्री राम जी राजा हुए। राम जी के बाद राजा कौन हुए? लव और कुश। ठीक है, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था। ठीक है, तो विस्तारित जो साम्राज्य था उनका, तो उसको मैनेज करने के लिए भी, अब दोनों कुशल थे भाई, दोनों योग्य थे, है ना। तो उस कौशल क्षेत्र का 2 भागों में क्या हुआ? साम्राज्य के विस्तार, मतलब साम्राज्य जो विस्तारित जो साम्राज्य था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, ये कौशल क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, उत्तर वाला पार्ट क्या कहलाया? उत्तर कौशल, जो कि किसको मिला? लव को, है ना। और नीचे वाला पार्ट किसको मिला? जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी था, वो किसको मिला? कुश को, जो कि क्या कहलाया? दक्षिण कौशल, है ना। अब इसका जो मुख्यालय था, जो हेडक्वार्टर था, किसका? उत्तर कौशल का, वो थी श्रावस्ती। वो क्या थी? श्रावस्ती। और जो दक्षिण कौशल का जो हेडक्वार्टर था, है ना, जो राजधानी कह सकते हैं, वो क्या थी? कुश ने अपने नाम से बनाया, किसे? कुश स्थली को।
किसे बनाया? तो कुश स्थली को, ठीक है, जो कि वर्तमान के सिरपुर को कहा जाता है। इसको कहा जाता है? सिरपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? दक्षिण कोसल। तो शुरुआत में ही दक्षिण कोसल नाम नहीं पड़ा, कोसल से फिर दक्षिण कोसल हुआ, ठीक है। और कैसे हुआ इसकी जानकारी हमको, ये जो पूरा है नागपत्तन, विंध्याचल पर्वत का दक्षिण नागपत्तन, कोसल, कोसल में भानुमंत, भानुमंत कौशल्या, राजा दशरथ, फिर राम जी, फिर लव कुश, स्थान बांटा गया। किससे जानकारी मिल रही है? तो कोसल खंड से, ठीक है। तो चलिए, लगभग आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो अभी यहीं तक देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में और मिलेंगे। तो जो चीजें मैं आपको बताया हूं, है ना, इसमें थोड़ी देर पहले इसमें जो पूरा विस्तारित हम चर्चा किए, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, किस प्रकार से नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है, कैसे क्वेश्चन से डील करना है, ये सब हम लोग अभी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट भी हो चुका है हमारा नामकरण से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका जस्ट इसके बाद 2-4 मिनट बाद बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की क्लास होगी, तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।